आइए बच्चों अब बात करते हैं अबाउट कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज वो जर्नल एंट्रीज होती हैं जहां मोर देन 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। या तो डेबिट साइड में 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट होंगे, या फिर क्रेडिट साइड में 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट होंगे, या दोनों साइड में 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स होंगे। ठीक है बच्चों, ऐसी जर्नल एंट्रीज कहलाती हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तो इनको बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, बस आपको अकाउंट इन्वॉल्व पहचानने हैं और रूल लगाना है। अपने आप ही आपका ओवरऑल डेबिट और ओवरऑल क्रेडिट बराबर आ जाएगा। चाहे कितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ओवरऑल डेबिट और ओवरऑल क्रेडिट हमेशा इक्वल आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इससे जुड़ा हुआ आप पहला एग्जाम्पल देख लीजिए मेरा। रिसीव ₹19,000 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹20,000। तो आपको एक्स से लेने थे 20,000 मगर आपको मिले हैं 19,000, तो बाकी आपने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जितना कैश आया, कैश एक एसेट है, कैश एसेट बढ़ेगी तो डेबिट हो जाएगी, इसलिए कैश डेबिट हो गया। जितना आपने डिस्काउंट अलाउ किया वो आपके लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट हुआ करता है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हो जाएगा। और एक्स आपका डेटर है और डेटर आपका पैसा लौटा रहा है, तो डेटर जब पैसा दे देगा तो डेटर कम हो जाएगा, यानी एसेट कम हो जाएगी और वो क्रेडिट हो जाएगा पूरे 20,000 से। तो कैश में तो 19,000 आएगा डेबिट में, डिस्काउंट अलाउड में 1,000 आएगा डेबिट में, एक्स में पूरा 20,000 आएगा क्रेडिट में। ठीक है बच्चों, तो कैश का अमाउंट प्लस डिस्काउंट का अमाउंट इज इक्वल टू पर्सन का अमाउंट। तो आपको पर्सन का अमाउंट दे रखा था, कैश का अमाउंट दे रखा था, इनका डिफरेंस डिस्काउंट का अमाउंट हो गया। ध्यान रखिएगा, कैश एसेट है, बढ़ने पर डेबिट हो गई, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, बढ़ने पर डेबिट हो गया। डेटर एक एसेट है, एक्स एक डेटर था और डेटर एक एसेट है, और एसेट कम हो रही है इसलिए वो क्रेडिट हो गई। ठीक है, इसलिए एक्स क्रेडिट हो गया। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू सेकंड ट्रांजेक्शन। इन द सेकंड ट्रांजेक्शन बच्चों ये कहा हुआ है कि आपने पे किए ₹14,500 टू वाई एंड रिसीव डिस्काउंट फ्रॉम हिम ₹1,500। आपको ये बता रखा है कि आपने कितना पे किया वाई को और कितना आपको डिस्काउंट मिला, लेकिन वाई को टोटल देना कितना था, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा कि वाई को कितना देना था। मैंने भी आपको एक बात बताई है कि कैश का अमाउंट प्लस डिस्काउंट का अमाउंट इज इक्वल टू पर्सन का अमाउंट। अब आइए एंट्री का लॉजिक देख लेते हैं। एंट्री तो आपको सामने नज़र आ ही रही है। वाई हमारा क्रेडिटर रहा होगा, जब क्रेडिटर को हम पैसे लौटा देते हैं तो क्रेडिटर कम हो जाता है, और क्रेडिटर कम होगा तो डेबिट होगा, बिकॉज इट इज़ अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी कम होने पर डेबिट हुआ करती है। कैश हमारा डिक्रीज़ हो रहा है पेमेंट करने की वजह से, और जब कैश एक एसेट है और डिक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल लॉजिक बच्चों। डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए फ़िलहाल एक इनकम है, और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, दैट्स वाई डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो गया। कैश का अमाउंट 14,500, डिस्काउंट रिसीव का अमाउंट 1,500, दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16,000। तो पर्सन का अमाउंट इस तरह से निकल आएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, कैश का अमाउंट प्लस डिस्काउंट का अमाउंट इक्वल टू पर्सन का अमाउंट। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह से है बच्चों। जेड हु ओड अस ₹20,000, जेड जिससे हमें 20,000 रुपीज़ लेने हैं, क्योंकि वो बिज़नेस को ओ कर रहा है, यानी बिज़नेस उसको ओन करता है काइंड ऑफ। उसने बिज़नेस को पैसे लौटा दिए आफ्टर गेटिंग ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो उसने पूरा 20,000 नहीं लौटाया, 5% डिस्काउंट काट के लौटाया। तो इस बार में पर्सन का अमाउंट दे रखा है, डिस्काउंट हम निकाल लेंगे, कैश का अमाउंट माइनस करके आ जाएगा। तो जेड से हमें 20,000 लेने हैं, उसने 5% डिस्काउंट काट के हमें पेमेंट किया है, तो हमारे पास पेमेंट आया होगा 19,000, बिकॉज 20,000 का 5% होता है 1,000। एंट्री का लॉजिक तो फर्स्ट एंट्री जैसा ही है, पैसा कैश एक एसेट है और वो बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा। हमें डिस्काउंट अलाउ करना पड़ रहा है, डिस्काउंट अलाउ करना का एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट हो जाएगा। जेड एक डेटर है, डेटर यानी कि एसेट है, और एसेट कम हो जाएगी तो वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये रीज़न है आपका इस एंट्री के बनाने का। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर पर्सन का अमाउंट देखा था, डिस्काउंट का अमाउंट हमने निकाल लिया, देन कैश का अमाउंट निकाला, पर्सन के अमाउंट में से डिस्काउंट को माइनस करके कैश का अमाउंट आ गया। इन तीन एंट्री से आपने एक पैटर्न और ऑब्जर्व किया होगा बच्चों, जहाँ कैश होता है वहीं डिस्काउंट होता है। ठीक है बच्चों? तो कैश अगर डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में होगा, कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगा। ठीक है बच्चों? तो जहाँ कैश और बैंक होते हैं डिस्काउंट भी वहीं होता है। डेबिट साइड है कैश तो कैश डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड होगा, क्रेडिट साइड है कैश तो डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड होगा। क्लियर बच्चों? बच्चों अब जो मैं जिस ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, वेरी ट्रिकी पॉइंट। क्यों है बच्चों?
यहाँ पर आपको ये तो बता रखा है कि आपने कितना पे किया ए को, ए यानी हमारा क्रेडिटर होगा जिसको हमने 11,400 पे किया, बट आफ्टर गेटिंग ए डिस्काउंट ऑफ 5%। अब ये डिस्काउंट किस अमाउंट पे निकाला होगा, ए को ओरिजिनली कितना देना था वो नहीं दे रखा। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए मैंने उस अमाउंट को एक्स मान लिया। ठीक है कि हमें फाइनली मतलब ओरिजिनली एक्स को देना था, सॉरी मतलब ए को देना था रुपीज़ एक्स। हमें डिस्काउंट मिला एक्स का 5% यानी 5/100 इंटू एक्स यानी 5x/100। x माइनस 5x/100 इजकल टू 11,400। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, x निकल आ जाएगा 12,000। इसका मतलब हमें ए को ओरिजिनली 12,000 देने थे लेकिन हमने 11,400 दिए गए 5% डिस्काउंट काटने के बाद। अब चेक भी कर सकते हैं, 12,000 का 5% 600 होता है। तो एंट्री इसकी इस तरह से बन जाएगी बच्चों कि एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। लॉजिक सेम है कि पैसा जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट, कैश इज डिक्रीजिंग, दैट्स वाई कैश इज क्रेडिटेड। डिस्काउंट रिसीव इनकम है हमारे लिए 600 रुपये की और इनकम बढ़ती तो क्रेडिट, दैट्स वाई डिस्काउंट रिसीव इज क्रेडिटेड। ए का अकाउंट एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगी, दैट्स वाई एज अकाउंट इज डेबिटेड। क्लियर बच्चों, ये चारों पॉइंट डिस्काउंट से जुड़े हुए थे, तो उम्मीद करता हूँ आपको डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव का ट्रीटमेंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।